हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 का 8 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी जा रही है, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही में देखेंगे कि आज के फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए साथी, हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो देखिए साथी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 में वर्णित है। तो आपको बता दें, अनुच्छेद के आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से देखने को मिलेगा। जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से हम ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे इसके बाद देखिए आपका वाद्य यंत्र का क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसको याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो याद रखना, पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं और संगीतज्ञ थे। उन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में हिस्सा लिया था। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था। तो रामकृष्ण परमहंस के वास्तविक नाम की बात करें, श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गजाधर चट्टोपाध्याय था। तो इनका वास्तविक नाम याद रखिएगा, गजाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आया है, इसको याद रख लेना साथी। अगर बात करें भारतीय संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है, तो याद रखना ब्रिटेन से प्रेरित है। भारत की संसदीय जो शासन प्रणाली हो वो किस देश से प्रेरित है, ब्रिटेन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। तो हरियाणा में साथी, हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है, 877 है। तो इसका याद रखना, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का है। अगर वहीं हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव में लिंगानुपात सबसे कम है, 618 है। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, 1084 है। तो आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर होता है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो हरियाणा का है। ठीक, वो हरियाणा का है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो आपका जो है केरल का है। और सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दमन व दीव का है। तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो पोपिर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है जो कि गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऐसा भी आएगा कि पोपिर नृत्य को अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए साथी एक गिफ्ट लाए हैं और यह गिफ्ट आपको साथी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार साथी आपको इस गिफ्ट के बारे में बता दें, यह गिफ्ट साथी एसएससी एमटीएस का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ है। यानी साथी पहले यह हम पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ दिया करते थे, लेकिन इस बार साथी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो साथी इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन जो है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथियों, अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से साथी देखना, आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि साथी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है 60 से 70% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। इसलिए साथी अगर अपने एग्जाम से पहले इस पीडीएफ से अगर आप लोग पढ़ाई करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्जाम में साथी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो साथी हम आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं इस बार सब कुछ आपके लिए साथी करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेकिन साथी आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। हमारा एक टारगेट है साथी कि अपने इस यूट्यूब फैमिली को इस बार साथी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम तक 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने का। साथी ये आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 सब्सक्राइबर एक अगर कैंडिडेट पूरा करवाता है तो यह अपना
लक्ष्य जो है साथी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो साथी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, सब कुछ साथी कराते रहेंगे। बस आप लोग इस जो है टारगेट को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो साथी जो कैंडिडेट PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके अब आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नृत्य के क्वेश्चन हमने इसमें क्यों ज़्यादा रखे हैं साथी, आपको बता दें कि नृत्य का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्ट आपका कोई भी नृत्य दे देगा, यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है या फिर किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इस सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। सरहुल की अगर बात करें, सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा, जसपुर, धर्मजयगढ़ तहसील में बसने वाली उरांव जाति का जातीय नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन चैत्र मास के पूर्णिमा की रात के समय किया जाता है। तो सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में हुई थी। तो इसको याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, जो कि 2 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस स्थापित करने के लिए मतदान हुआ था। महासभा में सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में इसे स्वीकार कर लिया था। इसीलिए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल बादशाह हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी। तो हुमायूं ने किसकी स्थापना की थी, तो हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में रहा। जो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नए नगर की स्थापना किया था। तो किस नगर की स्थापना किया था, दीन पनाह नाम के नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF चैंपियन रुद्रांश बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है मुंबई से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मैग्नीज के हिसाब से अगर बात करें 2020 में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुतापा तालुकदार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो सुतापा तालुकदार की अगर बात करें किस शास्त्रीय नृत्य से है, ओडिसी नृत्य शैली से है। तो ओडिसी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई मक्खी की काटने से कौन सा रोग होता है। तो सैंड फ्लाई मक्खी की काटने से कौन सा रोग होता है, काला जार होता है। साथ ही इसको याद रखिएगा, सैंड फ्लाई मक्खी की काटने से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो याद रखने ना काला जार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो कितने मीटर का फेंका था। तो देखिए, नीरज चोपड़ा की अगर बात करें डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो कितने मीटर का था। तो नीरज ने लुसाने डायमंड के लीग में पहला स्थान हासिल किया। वह 87.66 मीटर दूर भाला फेंकर अपने पहले स्थान पर रहे थे। तो कितने मीटर का फेंका था, 87.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओणम त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है। फेस्टिवल से भी आपके एग्जाम में साथ ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखना ओणम अगर पूछा जाए ओणम त्यौहार किस राज्य का है, तो ओणम त्यौहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। तो केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किसने किया था। तो चोल वंश की स्थापना की बात करें, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया था। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो टोक्यो ओलंपिक की बात की जा रही है, भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए। भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस की बात करें तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है जहां पर ग्लूकोज का विघटन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल का क्वेश्चन है, साथ ही याद रखना अनुच्छेद 39D के तहत
यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39D के तहत ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट टू वोट में आयु कितनी होती है? तो राइट टू वोट में आयु पूछी गई है। भारत के संविधान का 61वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं ने चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी है। तो राइट टू वोट में आयु कितनी होती है? तो 18 ईयर होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1.64% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रख लेना। अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध सितार से है, सितार वादक हैं। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1927 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो इनका संबंध किससे है? सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए, सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शैली से है? नृत्य से है, कुचिपुड़ी से है। इनका संबंध, भारत सरकार ने इन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में और कालिदास सम्मान 1988 में किया था। तो इनको तीनों आप लोग अवार्ड को याद रखना। 1970 में कौन सा अवार्ड मिला? 1967 में कौन सा मिला? 1988 में कौन सा मिला था? तो कोई भी अवार्ड इनमें सन के द्वारा पूछा जा सकता है साथ। तो ये सभी क्वेश्चन जीके के हैं जो आगे की शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जिस टाइप से क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए थे, बिल्कुल उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको कराने का प्रयास किया और जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे उन सभी टॉपिक को इसमें हम कवर किए हैं। साथ ही आने वाले शिफ्टों के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए अब हम बात करते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की। देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में साथ ही आपका क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद कॉमन एरर के पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉमन एरर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी कॉमन एरर के पार्ट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका इसमें से आर्टिकल से रिलेटेड आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पढ़िएगा। साथ ही फिल इन द ब्लैंक के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग साथ ही इन सभी टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो भी आपके पास प्रैक्टिस होगी किसी भी पब्लिकेशन की, उस चैप्टर, जैसे आपका कोई भी चैप्टर है, जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो उसके पीछे एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेज होता है तो उस पर आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन उसमें होंगे, कॉमन एरर के भी क्वेश्चन होंगे, आपका फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से जितने भी एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चन होता है उन सभी क्वेश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। सभी आप लोग चैप्टर को देखिए, सभी के कॉमन एरर के क्वेश्चन को आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर सभी के जो है फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम देने से पहले 3-4 कम से कम क्लोज टेस्ट पर आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, तब आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको कोई भी वर्ड दे देगा, उस वर्ड में पूछेगा इसमें कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है। उसके बाद PQRS पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। PQRS में आपको सेंटेंस को आगे पीछे करके जोड़ना होता है तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एंटोनिम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम से पूछा जा रहा है। सिनोनिम के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका सिनोनिम का देखने को मिल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, इडियम एंड फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओकैब के इन सब टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। रेशियो से आपका 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SI CI से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के मैथ के इन सब टॉपिक को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पर आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। सिलॉक्स के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पजल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग जो है इमेज की जो है आकृतियों की गणना करना, फिगर ऑफ काउंटिंग, इसके भी आप लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी आपका त्रिभुज दे सकता है, त्रिभुजों में इसकी गणना करना हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सब टॉपिक पर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर हम इसके लेवल की बात करें साथी, जो इंग्लिश का लेवल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। इंग्लिश का लेवल बिल्कुल आपका इजी से मॉडरेट लेवल का देखने को मिल रहा है। अगर आप जो हमने आपको टॉपिक बताया, अगर आप उन सभी टॉपिक पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ का लेवल थोड़ा सा जो है मॉडरेट से हार्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव आ रहे हैं। आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तब आप सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही। रीजनिंग जो है इजी से मॉडरेट लेवल की पूछी जा रही है। साथ ही अगर आप जो टॉपिक बताए हैं इन सब टॉपिक पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे भी जो इसका मैथ और रीजनिंग है साथ ही आपका क्वालिफाइंग नेचर है, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। अगर आप सभी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। बात आती है आपकी जीके और इंग्लिश की, तो जीके और इंग्लिश के लिए साथी जीके का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड आ रहा है। इंग्लिश की आपकी ठीक आ रही है। अगर आप इन दोनों जो है सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन इसमें होने के चांस होंगे, क्योंकि आपका जो कट ऑफ डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा वो आपका जीके और इंग्लिश से होगा। तो इसलिए आप लोग जीके और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हमने आपको बताया इंग्लिश का हर एक टॉपिक जो आपके पास बुक होगी उसके पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और जीके के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमने आपके लिए जीके के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। आप लोग भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो हमने आपको बीच में नंबर बताया था उस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथ ही हमसे जितना हो पाएगा हम आप सभी के लिए करते रहेंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। जिन कैंडिडेट का एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था, आप लोग अपने आज के लेवल को जरूर बताइएगा कि आज का लेवल क्या था। साथ ही आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।